सरकार बनाने को लेकर? आपको लग रहा है कि ये स्थिति है सहज सरकार बनाने के लिए आप लोगों के लिए? देखिए, जो मैंडेट मिला है वो जनता ने दिया है संविधान बचाने के लिए। वो मैंडेट जो मिला है वो रोजगार के लिए मिला है, युवाओं के लिए, बेरोजगारी के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, जनता के मुद्दों पर जो है वो ये चुनाव लड़ा गया। और वो साफ तौर पर दिख रहा है और वो जनता का सीधा सीधा संदेश है कि अगर आप संविधान बदलने की बात करते हो तो आप हिम्मत मत करना, क्योंकि आज जनता ने उनको दिखा दिया है। और आप अगर बात करते हो देश को बांटने की, हिंदू मुसलमान करने की, तो आप सोचना भी मत, क्योंकि वो जनता ने जो ये भाजपा को जो करारा तमाचा मारा है वो एक सीधा सीधा संदेश है कि इस प्रकार की कुत्सित विचारों को लेकर और इस देश में राजनीति करना है आपको तो करने नहीं दी जाएगी। और कांग्रेस का अगर आप देखें तो लगातार हमने जो है हमेशा जन कल्याण की बात की, हमारे भारत की जनता की जो है रितु जी, बात की, लेकिन 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहता हूं। एक सवाल है, ये जो वर्डिक्ट है अभी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए के पास है, कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के, इंडिया के नेताओं को लगता है कि वर्डिक्ट तो उनके पास आ गया है, उनके हक में आ गया, सरकार बनाने के लिए देश ने उन्हीं को कहा है। अभी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन जो चुनाव लड़ा है उसके पास 290 सीटें हैं और बहुमत के आंकड़े से ज़्यादा हैं। सरकार तो वही बनाएंगे, आप अगर बनाने के लिए जाती हैं तो आपके लिए फिर जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। देखिए, मैं पहले यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो 400 पार का नारा दे रहे थे वो आज इतनी सीटों पर सिमट गए हैं। आप इसको कहाँ से ये मानते हैं? मुझे तो ये लगता है कि नैतिकता के आधार पर मोदी जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ का वो दावा कर रहे थे वो 400 पार का दावा कर रहे थे। आप समझिए कितनी सीटों का फर्क है। नहीं तो 400 पार का नारा, ये गैप देखिए कितना उन्होंने दिया है। 400 पार का नारा नहीं हुआ, लेकिन बहुमत के पार तो हैं वो। तो अखंड भारत का भी देते थे। अखिलेश यादव तो बोलते थे कि हम 79 सीटें जीत रहे हैं 80 में से। पूरा जो है अभी तो पूरी सीटों का आकलन आया भी नहीं है, अभी तो शाम ढली है, अब ये देख ही आ गया ये क्या होता है। ये तो देखने वाली बात है कि कौन सरकार बनाता है। ठीक है जी, मेरे हिसाब से जो आज जो आप कह रहे हैं कि जो है मैंडेट जो है बीजेपी को मिला है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को बुरी तरह से हार मिली है, क्योंकि 400 पार का नारा देने वाला अगर आपके लिए वो हार होगा, लेकिन सरकार तो वही चलाएंगे क्योंकि क्लियर मेजॉरिटी एनडीए के पास है। आप उसको हार कह सकती हैं, लेकिन सरकार चलाने का जनादेश उन्हीं के पास है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकती। और मनमानी करना, ये जनता ने अधिकार दिया ना, सरकार चलाने का अधिकार जनता ने उन्हीं को दिया है। मैंडेट उन्हीं के फेवर में, आपके फेवर में नहीं है मैंडेट, इसको स्वीकारना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप लोग बढ़े पिछली बार से आगे, लेकिन मैंडेट से दूर हैं अभी आप। देखिए, जनता को इन्होंने क्या कहा? नहीं, इन्होंने आपको जनता को क्या कहा कि ये संविधान बदल, एक डेटा सुनाता हूं। बदल सकते हैं। बीजेपी को पिछली बार के चुनाव में 37% वोट मिले थे, इस बार भी 37% है, तो वोट उनका इंटैक्ट है। कांग्रेस को 19.5% मिले थे, वो 22% हो गया। 2.5% कांग्रेस को वोट ज्यादा मिला है। 2.5% से आप सीधे 100 के पास आ गई हैं। आपने डबल का जंप मारा है। ये लोकतंत्र में होता है और ऐसा ही चलता है। 2-2.5% से सरकारें बन जाती हैं और कोई पार्टी बहुत नीचे चली जाती है। लेकिन सवाल मेरा फिर वही है कि अगर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 10 साल सरकार चलने के बाद भी ये जनादेश है कि आप सरकार बनाइए, 290 बहुमत का आंकड़ा है, तो फिर आपकी दावेदारी कैसे बनती है? देखिए, जनादेश तो सीधा सीधा दोनों में से दोनों पार्टी, जैसे इन्होंने तो अमित शाह जी ने बोला था कि ये तो 40 पार भी नहीं कर पाएंगे, और आज वही अमित शाह जो है मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। तो ये जो जनता का जो मैंडेट है, जनता का जो आदेश है, वो आदेश जो है वो बीजेपी के हक में नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। जो लोग दावा करते हैं और इनको क्लियर जो है एक बम्पर जीते ये 2014 में, 2019 में, और उसके बाद 2024 में इनकी इतनी एक बात आपको भी माननी पड़ेगी, फिर उसके बाद एक बात आपको भी माननी पड़ेगी कि मैंडेट आप कह रहे हैं कि बीजेपी के फेवर में नहीं है, तो मैंडेट आपके लिए ये है कि आप विपक्ष में बैठेंगे। तो परिस्थितियां वैसे बहुत ज़्यादा नहीं बदली हैं। फिर आप अगर आप मैंडेट की बात करें तो मैंडेट फिर आपके लिए भी यही है कि आपको विपक्ष में ही बैठना है।
इस मैंडेट के बाद भी। मैं बिलाल जी को भी इस डिबेट में शामिल करना चाहूँगा। बिलाल जी, कुछ दिख रहा है अभी, आपको लग रहा है कि कुछ जोड़ तोड़ करेगी कांग्रेस, और इस सिचुएशन में है कि जोड़ तोड़ करके सरकार तक पहुँच सकती है? बिल्कुल जोड़ तोड़ करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी पहले इंडिया अलायंस में थे, उनको भी लेने की बात हो रही है, और चंद्रबाबू नायडू से भी बात चल रही है। और देख लीजिए जो घबराहट है ना, वो बीजेपी के अंदर साफ दिख रही है। अगर इनके 300 प्लस आते, 350 तक आते, तो कोई घबराहट नहीं होती, आराम से सरकार बनाते और बड़े तरीके से जश्न करते। लेकिन आज इनके चेहरे लटके हुए हैं। जो 400 पार 450 तक बोल रहे थे, वो मैंडेट पब्लिक ने नहीं दिया। जो आम जनता है उत्तर प्रदेश के अंदर, देखिए क्या हाल हुआ है इनका। और जहां हरियाणा के अंदर 10 की 10 पहले सीटें थी, हरियाणा में भी ये, पंजाब में इनका बिल्कुल सूपड़ा सा, महाराष्ट्र के अंदर ये हाल हो गया। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि मोदी जी पे विश्वास लोगों का कम हुआ है, इसी वजह से आज ये हाल हुआ है। तो हमें देखना पड़ेगा जो सरकार बनाएगा। ये तो अभी तो आंकड़ों में तो दिख रहा है कि बीजेपी सरकार बना रही है, एनडीए सरकार बना रहा है, लेकिन अभी ये कुछ कह नहीं सकते कि तोड़ फोड़ अगर होती है तो इंडिया अलायंस के पास भी मौका है। अगर बातचीत करके सरकार बना सकते हैं तो बना सकते हैं, उनके पास चांस है। इसमें कोई इफ एंड बट का मामला नहीं है। वो आलोक जी, मैं चलता आपके पास रहता है। आना चाहता हूँ। राणा सर खाली मैं एक लाइन बोलूंगा। देखिए अभी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है, और बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है लगातार अब सक्रिय हो रहा है। बीजेपी नड्डा के घर पर बैठक आज शाम को हुई थी, उस बैठक में राजनाथ सिंह भी गए थे। उन्होंने ट्वीट किया है जेपी नड्डा ने, उस ट्वीट चुनाव नतीजों पर जेपी नड्डा का ये ट्वीट है, और उन्होंने कहा है कि अपने इस ट्वीट में कि लगातार तीसरी बार जनादेश देने के लिए आभार, परिवारवाद, जातिवाद पर विकासवाद की जीत हुई है। ये जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है। अभी कुछ देर पहले पीएम मोदी का ट्वीट आया था, और अब जेपी नड्डा ने ट्वीट कर जनता का आभार व्यक्त किया है, शुक्रिया अदा किया है कि ये जो मैंडेट मिला है, इस मैंडेट के लिए जनता का धन्यवाद। उन्होंने फिर से परिवारवाद और जातिवाद का जिक्र करते हुए कहा कि इस पर विकासवाद भारी पड़ा, विकासवाद की जीत हुई है। जेपी नड्डा भी अब से कुछ देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, क्योंकि वो भी बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचने वाले हैं, जेपी नड्डा भी पहुंचने वाले हैं, और फिर क्या संवाद करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात कहिए फिर आगे। मैं बस केवल यही चीज़ कहना चाह रहा था कि देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के जो घटक दल में शामिल हैं नीतीश जी, एक तो वो देखिए अपने बदल लेने के लिए अपनी प्रतिष्ठा, अपनी निष्ठा बदलने में काफ़ी आगे रहे हैं वो। दूसरी चीज़ कि जब उन्होंने वो एक तरह से पलटे थे बिहार में, उसके पहले वहाँ पे जेपी नड्डा जी ने एक बयान दिया था कि हम क्षेत्रीय दलों का खत्म होने का समय आ चुका है। और उसके बाद जदयू ने अचानक से जो है कि वो छोड़ते हुए, बीजेपी को छोड़ते हुए वो आरजेडी के खेमे में आई थी। तो ये चीज़, ये जो खलबली की स्थिति है वो कई सारे क्षेत्रीय दलों के भीतर है। तो इस समय अब वो क्षेत्रीय दल कितना सुरक्षित रहेंगे, एनडीए के घटक दल, ये एक सबसे बड़ी चुनौती की स्थिति मुझे दिख रही है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को किस तरह से समेट के रख सकेगी। क्योंकि अब आप तक अपनी बात को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नीतीश जो है बदलने के लिए माहिर हैं, हम बदलने फिर आप कह रहे हैं कि उन्हीं के पास जाके सरकार बनाएंगे फिर बदल जाएंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब उस समय वो क्यों बदले थे नीतीश जी, वहां पे जेपी नड्डा जी का पटना में बयान था। नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है उसके एक दूसरे हुनर की परख होगी कि वो अपने साथ जो नेता हैं, जो दल हैं, उनको कैसे जोड़ करके रख सकते हैं। अभी तक उनके पास अपना बहुमत था, प्रचंड था, तो साथ में जो दल चल रहे थे उनकी बहुत नहीं सुनते होंगे, ये हो सकता है। लेकिन अब जिन दलों के साथ आप चलेंगे, जिन नेताओं के साथ आप चलेंगे, सरकार चलेगी, उनको बहुत स्पेस देना होगा, उनके लिए जगह बनानी पड़ेगी। तो एक लीडरशिप में आप अलग तरह का बदलाव लाएंगे। और अरविंद जी, तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह के नेता हैं उसमें यह भी एक क्वालिटी वो पैदा कर पाएंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जितना सख्त लगते हैं, जितने मजबूत लगते रहे हैं अभी तक, कोर्स करेक्शन में भी उतने ही कुछ शायद ब्रेकिंग है। अरविंद जी, एक माफ कीजिएगा, 1 मिनट आपको रोक रहा हूँ, सायरन बजा है, कुछ ब्रेकिंग आ रही है। और इस वक्त क्या ब्रेकिंग है? कल सुबह मोदी कैबिनेट की बैठक हो सकती है, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कल सुबह ही अभी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और कल सुबह प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट की बैठक ले सकते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। आलोक जी, मुझे लगता है कि चूंकि सबसे बड़ा गठबंधन है और आप चुनाव के बाद आपको बहुमत मिला है, तो राष्ट्रपति से मिल करके फिर वो दावा पेश करना और सरकार, नई सरकार बनाने की प्रक्रिया का आगे बढ़ना, ये जरूरी है कि आप उससे पहले कैबिनेट की बैठक करें। देखिए राणा जी, नहीं, उसके साथ में चूंकि उसके बाद धन्यवाद दे करके पहले इस्तीफा देना, क्योंकि एक पहले होता है सरकार के बाद, और फिर अपना दावा पेश करना, वो साथ साथ ही होता है। जैसे आप बिहार में हुआ, दूसरे राज्यों में होता है। तो जो औपचारिकता है उसी तरफ जो ट्वीट्स आ रहे हैं, और जैसा आपने कहा था, देखिए संवैधानिक रूप से जो पहली बड़ी पार्टी है उनको, और उनका तो पहले से गठबंधन है। मैं तो कल, आपने शायद आपके साथ भी चर्चा हुई थी, मैंने कहा था बैकअप प्लान,
ये नीतीश से जो बात हुई थी पहले से कुछ अंदाज तो रहता है क्या क्या हो सकता है संभावनाएं। मोदी जैसे नेता जो 10 साल पहले योजना बनाते हैं कि क्या कश्मीर में करना है, वो क्या ये नहीं समझ पा रहे थे कि कुछ तो कुछ कमियां हमारे हैं उनके पास। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इतनी हार की उम्मीद यूपी में होगी जी, लेकिन इस दृष्टि से किसको साथ रख सकते हैं, नायडू से क्यों उस समय कोई उम्मीद कर सकता था कि नायडू के साथ समझौता कर लेंगे। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि बैकअप प्लान उनका रहा था। अब ये बात ठीक है जो अभी कह रहे हैं नीतीश कब 2 महीने बाद बदल जाएं, 6 महीने बाद बदल जाएं, 15 दिन बाद बदल जाएं, मैं उसकी गारंटी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन नीतीश को भी मैंने शुरू से जब से उनको देखा है, इस बार वो एक अंतिम पारी खेल रहे हैं। अंतिम पारी इसको कहता हूँ, केंद्र में मिले एनडीए के संयोजक हों क्या हों, ये आगे भूमिका तय होगी। लेकिन इस बार उन्होंने सार्वजनिक सभाओं में नीतीश ने कहा है, पहले व्यक्तिगत बातचीत अलग बात है उस दृष्टि से, और चंद्रबाबू नायडू 2 ऐसे घटक हैं अभी जो साथ में रहेंगे। इसलिए सरकार बनाने का और सरकार बना के लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने का एक अवसर तो उनको मिलेगा। उसके बाद यदि राहुल गांधी जैसे चरण सिंह को बना करके 15 दिन में हटा दिया था, वैसा कोई खेल कर सकते होंगे तो आप और हम नहीं जानते। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय एक एक लोगों को टिकट देते समय मोदी ने उनकी सभाओं में जाकर के जो घटक थे, पासवान, चिराग पासवान या पासवान को अपने साथ रखा था। अभी अरविंद जी कह रहे थे पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, ऐसे कितने ही नेताओं को, घटकों को, और जब वो पावर में नहीं थे तब भी उन लोगों से संपर्क रखना। एक समय में वो कई लोगों से संपर्क रखते थे। और मैंने पहले दिन में किसी समय अपने साथी किसी से कहा था कि 2014 में जब बैठक हुई थी जिसमें गडकरी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज थी, उस बैठक में सवाल उठा था क्या मोदी दूसरों को साथ लेकर चल पाएंगे, क्योंकि तब अडवाणी जी भी उम्मीदवार थे। और तब मोदी ने कहा था यदि मुझे एक बड़ी आजमाइश है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व कौशल की कि आप अपने साथी दलों को अपने साथ जोड़े रख पाएंगे, और इंडिया हर मुमकिन कोशिश करेगा कि वो कम से कम चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को जोड़ ले। उसके बाद फासला बहुत कम 10-12 सीटों का रह जाता है। लेकिन ये जोर आजमाइश जो है ना, उसने हिंदुस्तान की सियासत में खलबली मचा के रखी हुई है, और दोनों तरफ बैठकों का दौर, मशवरे का दौर चल रहा है। कैबिनेट की बैठक कल सुबह 11:30 बजे नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया वो शुरू करेंगे। इस प्रक्रिया में उनके पास बहुमत है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार दोनों अभी तक उनके साथ हैं, और ऐसी कहीं से कोई सूरत नहीं बनती है कि वो कहें कि नहीं इस गठबंधन से हम बाहर जा रहे हैं। इसलिए बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी सत्ता में फिर से लौट रहे हैं। यह आंकड़ा बताता है जो आपके सामने है। लेकिन जिन राज्यों में नुकसान हुआ है उन राज्यों पर चर्चा जरूरी, इसलिए हमारा बड़ा पैनल है। जितनी भी परिस्थितियां रहीं जिनके चलते ये आंकड़ा आपके सामने आया है, जिन जिन राज्यों में नफ़ा नुकसान बीजेपी को होता रहा है और इंडिया अलायंस के दलों को उसका फ़ायदा या नुकसान होता रहा है, उसको समझने बूझने की कोशिश हम आज कर रहे हैं। पहला राज्य पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी के मुकाबले में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। 2011 में वो पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई और तब तक आज तक हैं। पिछली बार उनके पास 22 सीटें थीं, और उन 22 सीटों से जो आंकड़ा है वो 29 तक लेकर के चली गई हैं। बीजेपी जो प्रधानमंत्री खुद बोल रहे थे कि अप्रत्याशित नतीजे पश्चिम बंगाल से आएंगे, वैसा हुआ नहीं है। ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में जमे रहने और एक अपना गढ़ पश्चिम बंगाल को बनाए रखने के पीछे कारण क्या है, यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। अरविंद जी। देखिए, ममता बनर्जी लंबे समय से शासन कर रही हैं और स्वाभाविक ढंग से उनके शासन के खिलाफ भी नाराज़गी है। बीजेपी ने अपने हिसाब से हिंदू मुसलमान भी पहले किया था, जाति का कार्ड भी मटुआ के माध्यम से खेला, वो सब किया था। लेकिन इस बार राम मंदिर के और हारी थी हर बार। इस बार राम मंदिर के बाद बीजेपी का ग्राफ काफ़ी बढ़िया तेज़ी से ऊपर आया था। अब कौन उनके रणनीतिकार हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन जैसे ही सीएए का मसला एक आया, मिनट रोकना चाहूँगा, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, फिर मैं आपके पास आता हूँ। इस वक्त क्या ब्रेकिंग है? ब्रेकिंग है कि कल शाम 6 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। तो सुबह मोदी कैबिनेट की बैठक है 11:30 बजे, और शाम को इंडिया गठबंधन की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर होगी। और फिर इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, वही रणनीति जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे। गठबंधन के तमाम नेता कल दिल्ली आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके घर पर बैठक होगी। आंकड़ा आपके सामने है, 235 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिख रही है। 99 पे कांग्रेस है, 100 अभी तक नहीं टच नहीं कर पाई है। लेकिन कांग्रेस के लिए यह बड़ी कामयाबी है, और कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी बढ़ा है 2.5% के आसपास। और
दो अपडेट की। कल सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक है नरेंद्र मोदी सरकार की, और शाम को 6:30 बजे इंडिया गठबंधन के दलों की बैठक है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटते हैं।